कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से राहुल आज करेंगे मुलाकात। केंद्र को घेरने की नई रणनीति और लैंड बिल पर होगी चर्चा। शीना मर्डर केस में इंद्राणी को हो सकती है जेल। इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर की पुलिस रिमांड खत्म। तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी आज। पाक ने फिर तोड़ा सीज फायर। पुंछ के सौजिया में भारतीय सुरक्षा चौकियों पर की फायरिंग। भारतीय सैनिकों ने पाक को दिया मुंहतोड़ जवाब। आंध्र प्रदेश में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत। सरकार ने पीड़ितों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन बाधित। और आज चूके तो फिर नहीं, काफी रियायतों के बाद आईटी रिटर्न भरने का आखिरी दिन आज। रात 12 बजे तक भर सकते हैं अपना इनकम टैक्स। नमस्कार, मैं हूं पलक बंसल और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विधानसभाओं में विपक्ष के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल की मुलाकात कांग्रेस नेताओं से मोदी सरकार के कामकाज पर चर्चा और आगे की रणनीति बनाने के लिए होगी। पार्टी केंद्र सरकार पर कांग्रेस शासित राज्यों की उपेक्षा का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी की ओर से ये बैठक कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक से ठीक एक दिन पहले बुलाई गई है। CWC की बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा, जबकि सोमवार की बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष द्वारा गैर कांग्रेस शासित राज्यों की स्थिति का जायजा लिए जाने की संभावना है, ताकि वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार की जा सके। शीना मर्डर केस के तीनों आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय को आज मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई पुलिस कोर्ट से तीनों आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। शीना मर्डर केस में आरोपियों से अब तक हुई 30 घंटे से ज्यादा पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं हो पा रही है। सूत्रों का कहना है कि शीना की DNA टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद मामला साफ हो जाएगा। साथ ही हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जेल भेजा जा सकता है। इससे पहले पुलिस ने तीनों आरोपियों की रिमांड को लेकर अर्जी दी थी, जो आज खत्म हो रही है। उधर मामले की जांच कर रहे मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा है कि वे शीना केस को नोएडा का आरुषि केस नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि ये मुंबई पुलिस की इज्जत का सवाल है। राकेश मारिया 30 सितंबर को होने वाले अपने प्रमोशन से पहले केस की जांच को पूरी कर लेना चाहते हैं। राकेश मारिया अपने 6 अधिकारियों के साथ 1.5 महीने से केस की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि शीना मर्डर केस में अभी तक हत्या की वजह का पता नहीं चलने से केस उलझा हुआ है। पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय ठिकानों पर एक बार फिर बिना किसी उकसावे के फायरिंग की है। रविवार रात 11 बजे से ही पाक रेंजर्स भारतीय सुरक्षा चौकियों पर गोलीबारी कर रहे हैं। भारतीय सेना की ओर से भी पड़ोसी मुल्क की इस नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सीज फायर उल्लंघन की ये ताजा घटना पुंछ से सौजिया में हुई है। अभी तक फायरिंग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि रविवार रात 11 बजे से ही सीमा पार से 82 mm मोर्टार और RPG शेल्स दागे जा रहे हैं। इससे पहले बीते मंगलवार की रात भी पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में पड़ोसी मुल्क ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना जी, अब पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। बिना किसी उकसावे के उन्होंने ये मोर्टार दागे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये सही कह रही हैं कि जिस तरह से जब से NSA वार्ता रद्द हुई है तब से पाकिस्तान कोई न कोई बहाने इस तरह का ढूंढ रहा है। भारत को उकसाने की एक कोशिश है पाकिस्तान द्वारा कि वहां से जो वहां के पाकिस्तान की जो सेना है वो सीज फायर का बार बार उल्लंघन करती है और आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि BSF इसका माकूल जवाब दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ये वास्तव में एक DG स्तर की जो बातचीत होने की गुगाट है उसको भी कहीं न कहीं
खत्म होने के कगार पर पाकिस्तान ले जाना चाहता है, यही उसकी मंशा है। जी पलक जी मुन्ना जी, अभी पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र परिषद का भी दरवाजा खटखटाया था और वहां पर उन्होंने ये बात कही थी कि भारत की तरफ से ये जितने भी हमले हैं भारत उकसाता है उन्हें। तो लेकिन अब तो भारत ने नहीं उकसाया या भारत तो ये हमले नहीं कर रहा है, तो इस पर अब पाकिस्तान का क्या कहना होगा? देखिए, ये पूरी तरह से ये कहावत सटीक बैठती है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, पूरी तरह ये सटीक बैठती है। मैं आपको बताऊं कि भारत कभी भी उकसावे की राजनीति नहीं करता है या सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि जो संबंध है, जो हमारे एग्रीमेंट है सीज फायर का, उस पर पूरी तरह से कायम हमारी फौज उसको पूरी तरह से पालन करती है। लेकिन ये उकसाने की जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ से की जाती है और उसका माकूल जवाब हमारे बीएसएफ के जवान देते हैं सीमा पे। तो ये कहीं न कहीं एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह से आपने देखा कि जो एनएसए की वार्ता रद्द हुई थी उसके बाद से पाकिस्तान बार बार तोहमत लगा रहा है भारत पे कि भारत ही ये वार्ता खत्म किया है और पूरी तरह से भारत ही जिम्मेदार है इस पूरी वार्ता को रद्द होने में। तो अब ये पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति है जिसपे जो है भारत पे इस तरह के आरोप लगा करके और इस वार्ता को रद्द होने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा इल्जाम है, वो भारत पे लगाया जाए और वही चाहता है पाकिस्तान। जी मुन्ना जी, अब तक जितने भी आरोप लगाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से भारत पर, भारत ने उन्हें खारिज भी कर दिया है और देखा जाए तो पाकिस्तान ने इस साल में अब तक 245 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो पाकिस्तान इस पर क्या कहेगा या आप क्या कहें, इस चीज को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये जितने भी सीज फायर के उल्लंघन हुए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं। इसके बाकायदे वीडियो क्लिपिंग भी हम जहां मुन्ना जी मैं आपको रोकना चाहूंगी और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पुंछ में एक नागरिक की मौत हो गई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पाक ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है और इसी बीच एक नागरिक की मौत हो गई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर पाक ने एक बार फिर उल्लंघन किया है सीज फायर का और भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया गया है और इसी बीच एक नागरिक की मौत हो गई है पुंछ में। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय ठिकानों पर बिना किसी उकसावों के एक बार फिर फायरिंग शुरू करी और इसी बीच एक नागरिक की मौत हो गई है। भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से और जहां पर उन्होंने बिना किसी उकसावे के एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। 82 mm के मोर्टार दागे गए हैं और इसी बीच एक नागरिक की मौत हो गई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जहां पे पाक ने फिर तोड़ा सीज फायर। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया है जहां पर एक नागरिक की मौत हो गई है। 82 mm के मोर्टार दागे गए हैं। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ में ये हादसा हुआ है और एक बार फिर आपको ले चलते हैं अपने संवाददाता मुन्ना राय के साथ। मुन्ना जी, एक नागरिक की मौत हो गई है, तो क्या ये पाकिस्तानी सिर्फ भारतीयों को निशाना बना रहे हैं वहां पर? हमारा पाक सैनिक जो भी सीज फायर की कार्रवाई करते थे और उसका उल्लंघन करते थे तो उसमें जो है सेना को निशाना बनाते थे, लेकिन कुछ विगत दिनों से अगर देखा जाए तो आम नागरिक इस पे उसके निशाने में है और कहीं न कहीं आम लोगों को के जान माल की नुकसान काफी हद तक देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका माकूल जवाब बीएसएफ दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से अभी देखा आपने कि एक आम नागरिक की मौत हो गई है। पिछले कुछ दिन में भी 2-3 लोग मारे गए थे, कई लोग 17 के नियर अबाउट घायल हुए थे। तो इस तरह की हरकतें वो बार बार कर रहा है और बार बार सीमा पर जो है टेंशन क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान और दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके यहाँ ज्यादा नागरिक मारे जा रहे हैं। पहले भी एक मैं आपको बताऊं वहाँ की रक्षा मंत्री का बयान आया था कि हमारे यहाँ उनके यहाँ अगर 3 मारे जा रहे हैं तो हमारे यहाँ 6 लोग मारे गए हैं। ये सिर्फ उकसावे की जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान करता है, इसके बाद ये सब अपने फार्म में आती है और इस तरह के माकूल जवाब देती है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान पूरी तरह से तोहमत लगा रहा है भारत पे और ये दिखाना चाहता है कि एनएसए वार्ता रद्द होने के बाद जो है भारत आक्रामक मूड में है, इसको लेकर के वो दुनिया को दिखाना चाहता है। जी मुन्ना जी, क्या ये अमानवता का उदाहरण नहीं है? क्योंकि उन नागरिकों की क्या गलती है कि उनको मारा जा रहा है?
देखिए बिल्कुल सही कहा है आपने। जिस तरह से हमारे शिमला समझौता या सीज फायर के जो कंडीशंस हैं उनमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि कहीं भी हम आम नागरिक को निशाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं ये आपस में आना जाना उनका रहता है, काफी हद तक खेती बाड़ी भी एक दूसरे में शेयर करते हैं। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं एक टेंशन क्रिएट की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और ये मानवता का बहुत बड़ा एक उल्लंघन है। और ये एक अभिशाप के रूप में कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है। जी मुन्ना जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पुंछ के सौजिया में एक बार फिर पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है और इसी बीच एक नागरिक की मौत भी हो गई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि पुंछ के सौजिया में पाकिस्तान का एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन, जहां पे एक नागरिक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय ठिकानों पर एक बार फिर बिना किसी उकसावे के फायरिंग की है और ज्यादातर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया है और इस बीच एक नागरिक की मौत हो गई है। मोदी सरकार को लगभग 15 महीने हो चुके हैं, लेकिन भारत के मास्टरमाइंड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम और 26/11 मुंबई हमले के मुख्य आरोपी हाफिज सईद को भारत लाने के मामले में विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मोदी सरकार के मंत्री राठौड़ ने बताया कि दाऊद और हाफिज को भारत लाने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की नीतियों का काम भारत सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई विशेष अभियान चलेगा तो उसे गोपनीय रूप से अंजाम दिया जाएगा, उसके बाद मीडिया से बात साझा की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार दोनों को लाने के लिए पाक में भी ऑपरेशन कर सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से 2 बार आयकर रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ाया गया था। पहले ये तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त की गई थी और फिर इसे बढ़ाकर 7 सितंबर कर दिया गया था। आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सोमवार रात 12 बजे तक जितने भी करदाता आएंगे उनके रिटर्न के लिए जाएंगे। करदाता रात 12 बजे तक कहीं से भी रिटर्न जमा करा सकते हैं। और फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अशरण अनाथ नाथ दीन हितकारी चाहिए, विप्र बधु पाप शापहारी चाहिए, विप्र वधु पाप शापहारी। जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.atozNewschannel.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से राज्य की कई नदियां उफान पर है और कई इलाकों में बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। सड़कों में हुए जलभराव से यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। बारिश के साथ साथ राज्य में बिजली गिरने की घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक नेल्लोर जिले में बिजली की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं पूरी पार्थी गांव में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। बहरहाल राज्य में आई इस आपदा को देखते हुए सरकार ने पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए कमेटी का गठन किया है।
महागठबंधन से अलग होने के बाद सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यूपी के मैनपुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुलायम ने कहा कि देश में कांग्रेस की गिनती कहीं पर नहीं है और कांग्रेस एक डूबता जहाज है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। मुलायम सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से ही बीजेपी सत्ता में आई है। लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केवल सपा ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने लोकसभा चुनाव में भाजपा से कड़ा संघर्ष किया। और कहीं न कहीं सब मिले रहते हैं। अब देख लीजिए इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी लड़ी, लेकिन कई ऐसे दल हैं जो अपने को धपेक्ष कहलाते, उन्होंने अंदर से बीजेपी को मदद की, समाजवादी पार्टी का विरोध किया। पता नहीं, और हम यहाँ ज्यादा नहीं नाम लेना चाहते, सभा ऐसी है। वहीं सपा प्रमुख ने सूबे के मुख्यमंत्री से भी विकास कार्यों के बारे में सवाल पूछे और जानकारी ली। बहुत शिलान्यास हो जाते हैं, अभी तक पत्थर के शिलान्यास के काम नहीं हुआ, कहीं के बताओ। आप कब चाहते हैं? हम आप बताइए, तब बताइए। अच्छा, इसी तारीख को अगले वर्ष है? इसी तारीख को अगले वर्ष नहीं, गलत गलत गलत। आपको इतना ही मौका दे, कौन कह रहा है ये बात? दिन रात कितने होते हैं, रात में क्या मैंने पुलों का कराया, बोले हमने एक महीना के अंदर पुल बनवाए। हम कह रहे हैं रात और दिन जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा 8 महीना। 8 महीने में हो जाएगा, हो जाएगा 8 महीने में। आदरणीय माननीय नेताजी के विश्वास दिलाता हूं कि अगले वर्ष 8 महीने में इस कार्य को आज से 8 महीने में कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा और क्लासेस प्रारंभ करा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने वन रैंक वन पेंशन विवाद पर अहम ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि सेना के हर जवान को वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलेगा। मोदी ने साथ ही कहा है कि मजबूरी में नौकरी छोड़ने वाले जवानों को भी वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं वीआरएस के मुद्दे पर मोदी ने कहा है कि वीआरएस के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। सेना के हर जवान को ओआरओपी मिलेगा। 15 साल में नौकरी छोड़ने वालों को भी ओआरओपी का पूरा फायदा मिलेगा। कोई पे कमीशन नहीं बनाया गया है, सिर्फ कमेटी बनाई गई है। सरकार देश के जवानों के साथ है। मेरी सरकार बनी 26 मई 2014 को और मेरा दायित्व बनता है 26 मई 2014 से। ये जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो देश की जनता को और बात खस के हमारे जवानों को भ्रमित करने का पाप करते रहे। 26 मई को इस सरकार का जन्म हुआ, उसी दिन से हमने काम चालू किया और कल हमने घोषणा की तो भी सरकार बनने के तुरंत बाद 1 जुलाई गिनने के लिए उचित रहती है, तो हमने 1 जुलाई से लागू करने का निर्णय कर दिया भाई। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये वीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वहीं ओआरओपी को लेकर फरीदाबाद में किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान का सीधा असर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ, जहां पूर्व सैनिकों ने आमरण अनशन को खत्म कर दिया है। हालांकि पूर्व सैनिकों ने यह भी कहा कि सरकार के लिखित आदेश आने तक प्रदर्शन जारी रहेगा और 12 सितंबर को गौरव रैली निकाली जाएगी। आमरण अनशन समाप्ति की घोषणा से पहले पूर्व सैनिक सतबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस आश्वासन से सब खुश हैं, लेकिन सरकार जब तक इस बारे में लेटर जारी नहीं करती है तब तक पूर्व सैनिक रिले हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार में बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर साफ कर दिया है कि बिहार में सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि संसदीय बोर्ड इस बात पर भी फैसला करेगा कि बिहार चुनावों में किसी को सीएम पद के दावेदार के रूप में उतारना चाहिए या नहीं। वहीं सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के सहयोगियों से बातचीत के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने महागठबंधन पर भी निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी ये कहकर महागठबंधन से बाहर हो गई कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर बड़े सहयोगियों द्वारा उसके साथ बात नहीं की गई। बहरहाल अभी बीजेपी अपना सीएम पद के मुद्दे पर अपने पत्ते ना खोल रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में उसे साफ करना होगा कि बिहार में वे किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली सरकार के लिए एक राहत की खबर है। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट कमेटी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत तमाम नेताओं के खिलाफ धरने के दौरान दर्ज किए गए केस अब वापस लेने की सिफारिश की है। इस फैसले के बाद दिल्ली पुलिस ऐसे 35 केस वापस लेगी। दिल्ली पुलिस के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेसी नेताओं को भी राहत मिलेगी। इन केसों में सबसे महत्वपूर्ण केस केजरीवाल सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल ने रेल भवन पर धरना दिया था। इसके साथ ही कमेटी ने 15 मामलों पर विचार नहीं किया जिन्हें वापस लेना संभव नहीं था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का मानना है कि विराट कोहली की अगुवाई वाली टेस्ट टीम के लिए 5 गेंदबाजों की रणनीति अच्छी है। गांगुली ने कहा है कि पहले भी भारतीय टीम 5 गेंदबाजों के साथ खेली है और ये कोहली की कप्तानी वाली टेस्ट टीम के लिए भी अच्छा विकल्प है, बशर्ते ऑलराउंडर के तौर पर टीम में स्टुअर्ट बिन्नी विकल्प हो। गांगुली ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद श्रृंखला जीतने के लिए टीम इंडिया की तारीफ भी की। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच मैच में ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के आउट होने के तरीके पर बवाल मच गया है। लॉर्ड्स वनडे में इंग्लिश पारी के 26वें ओवर में मिचेल स्टार्क की चौथी गेंद स्टोक्स ने खेली, जो गेंदबाज स्टार्क ने गेंद पकड़ते ही स्टंप की ओर थ्रो कर दिया। थ्रो से बचने की कोशिश में स्टोक्स ने बाएं ग्लव से गेंद को धकेल दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर मैथ्यू वेड ने अपील शुरू कर दी। स्टार्क और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ ने भी वेड का साथ दिया। फील्ड अंपायर कुमार धर्मसेन और टीम रॉबिन्सन ने थर्ड अंपायर जोएल विल्सन ने स्लो मोशन में रिप्ले देखने के बाद स्टोक्स को आउट करार दिया। स्टोक्स के साथ क्रीज पर मौजूद इंग्लिश कप्तान इयॉन मोर्गन ऑस्ट्रेलियाई टीम की अपील और अंपायर के फैसले से नाखुश नजर आए। इंग्लिश ड्रेसिंग रूम में भी नाराजगी दिखी। फील्डिंग में रुकावट पहुंचाने के चलते आउट दिए जाने वाले वनडे क्रिकेट में छठे बल्लेबाज बन गए हैं। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत, जो ड्रामा क्वीन के नाम से भी मशहूर हैं, एक बार फिर सुर्खियों में है। राखी का कहना है कि वो शीना बोरा मर्डर केस के आरोपी इंद्राणी की बेस्ट फ्रेंड है। राखी ने दावा किया कि वे अपनी बेस्ट फ्रेंड इंद्राणी के बारे में हर छोटी चीज जानती है जो शायद ही कोई और जानता होगा। ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने यह भी कहा है कि वो शीना बोरा हत्याकांड पर फिल्म बनाने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म एक कहानी जूली की के जरिए राखी इंद्राणी की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा अपने वजन और मोटापे को लेकर हमेशा चर्चाओं में रही हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने स्लिम ट्रिम अवतार से सबको चौंका दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही परिणीति की हॉट फोटो सामने आई थी, जिसमें वे बिल्कुल स्लिम नजर आ रही हैं। वे अपने आप को फिट और चुस्त दुरुस्त रखने के लिए न सिर्फ कड़ी मेहनत कर रही हैं, बल्कि लाखों रुपए भी खर्च कर रही हैं। बताया जा रहा है कि परिणीति ने 15 दिन से लेकर 1 महीने के दौरान वजन घटाने के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए हैं।
गौरतलब है कि श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट अपनी फिटनेस और छरहरे शरीर की वजह से वाहवाही बटोरती रही हैं। यहाँ तक कि कई बार आलिया और श्रद्धा से परिणीति को थोड़ा पीछे रहने की वजह उनके वजन को ही ठहराया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे A to Z न्यूज़। नमस्कार।